कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो रहस्यों को उजागर करते हैं, कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं, और फिर कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो सब कुछ तोड़ देते हैं। ऐसे प्रसारण जो वैज्ञानिकों को बीच वाक्य में ही रुक जाने, चुपचाप मॉनिटर को घूरने और खुद से यह पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या मानवता ने अभी अभी एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिसे उसे कभी पार नहीं करना चाहिए था। वॉयेजर 2, जो 46 वर्षों से अधिक समय से अकेले ही गहरे निर्वात में भटक रहा है, ने अभी अभी ऐसा ही एक संदेश भेजा है। इस बार गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क के माध्यम से जो संदेश आया वह प्लाज्मा की गूंज, सौर प्रतिध्वनि या अंतरतारकीय झटकों जैसा नहीं था जिन्हें हमने पहले सुना था। इस संदेश में रेडियो ऊर्जा की सबसे धीमी फुसफुसाहट के भीतर दबी हुई संरचित, स्तरित और लयबद्ध तरंगें थीं जो निर्वात में 12 अरब मील से अधिक की दूरी तय कर रही थीं। और इससे भी बुरी बात यह है कि यह नया संकेत तब आया जब वॉयेजर 2 का 7 महीनों तक संपर्क टूट गया था। नासा ने असंभव परिस्थितियों के बावजूद एंटीना को पुनः संरेखित किया था और जहाज पर लगे हर उपकरण की कार्य अवधि उसकी मूल जीवन अवधि से अधिक हो चुकी थी। यह तब आया जब वॉयेजर को शांत रहना चाहिए था। यह उस स्थान से आया जहां कोई भी अंतरिक्षयान कभी स्थिर नहीं रहा है। यह उस क्षेत्र से आया जहां सूर्य का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है और आकाश गंगा का वास्तविक वातावरण शुरू होता है, और मिशन टीम का लहजा ही सब कुछ बयां करता है। वॉयेजर 2 ने सिर्फ डेटा नहीं भेजा, इसने कुछ ऐसा भेजा जो एक चेतावनी, एक फुसफुसाहट या गहरे अंतरिक्ष से आया एक संदेश जैसा प्रतीत होता है। आज रात हम दोनों प्रोब के प्रक्षेपण से लेकर पृथ्वी पर इस नए प्रसारण के पहुंचने तक की यात्रा करेंगे, और हम ये पता लगाएंगे कि रेडियो ऊर्जा के इस एक अंश ने नासा को भयभीत, मोहित और ये समझाने में असमर्थ क्यों कर दिया है कि वॉयेजर 2 ने वास्तव में क्या अनुभव किया है। इस संदेश को समझने से पहले हमें इसे भेजने वाली मशीन के स्रोत को समझना होगा, और यह स्रोत एक ऐसी दुर्लभ खगोलीय संरचना से शुरू होता है जो हर 176 वर्षों में केवल एक बार होती है। सन 1965 में जब अंतरिक्ष अन्वेषण एक विषय से कहीं अधिक एक सपना था, गैरी फ्लैंड्रो, एक स्नातक छात्र जिसके पास केवल एक पेंसिल और कक्षीय यांत्रिकी की सहज समझ थी, ने एक ऐसी खगोलीय संरचना की खोज की जिसने मानव इतिहास को बदल दिया। हमारे सौर मंडल के 4 विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून धीरे धीरे एक आदर्श गुरुत्वाकर्षण सीढ़ीनुमा संरचना की ओर बढ़ रहे थे। यह ऐसी स्थिति थी जिसमें अंतरिक्ष यान इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक छलांग लगा सकता था। इस संरेखण से 30 साल की यात्रा मात्र 12 साल में पूरी हो जाती, और जब नासा को फ्लैंड्रो की खोज का पता चला तो उसने अपनी पूरी रणनीति बदल दी और चुपचाप 2 ऐसी मशीनें बनाना शुरू कर दिया जो इस अनोखे अवसर का उपयोग करके सौर मंडल से पूरी तरह बाहर निकल सकें। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 उसी ब्रह्मांडीय द्वार से निकले थे जिन्हें गुरुत्वाकर्षण को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके उन दुनियाओं तक पहुंचने के लिए बनाया गया था जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन उस समय किसी को यह समझ नहीं आया था कि इस संरेखण ने वॉयेजर प्रोब्स को ऐसे पथों पर भी स्थापित कर दिया था जो उन्हें अंतरतारकीय माध्यम में गहराई तक ले जाएंगे, उन क्षेत्रों में जहां सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है और केवल आकाश गंगा का मूल वातावरण ही शेष रहता है। जिस संरेखण ने ग्रैंड टूर को संभव बनाया, उसी ने इस प्रसारण को भी संभव बनाया। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था। सोने के रंग के इंसुलेशन से ढका एक साधारण दिखने वाला अंतरिक्ष यान जो प्लूटोनियम की ऊष्मा से संचालित होता था और ऐसे कंप्यूटरों द्वारा निर्देशित था जिनकी मेमोरी आज की डिजिटल घड़ी से भी कम है। फिर भी यह मानव इतिहास के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक बन गया। इसने बृहस्पति के विकिरण तूफानों को पार किया, इसने शनि के छल्लों को पार किया, इसने यूरेनस के भयानक बर्फीले रेगिस्तानों को भी पार कर लिया, और यह इतिहास का एकमात्र अंतरिक्ष यान बन गया जिसने नेपच्यून का भ्रमण किया, उसके नीलम जैसे वायुमंडल से गुजरते हुए और नीले मीथेन बादलों के नीचे घूमते हुए विशाल काले धब्बे को देखा। इस यात्रा के दौरान इसने नए चंद्रमाओं, वलयों, ज्वालामुखियों, नाइट्रोजन गीजरों, तीव्र हवाओं और उन रहस्यों की खोज की जिन्हें खगोल भौतिक विज्ञानी आज भी सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और फिर जब इसके कैमरे बंद किए जा रहे थे, जब इसकी अंतिम छवियां इसके पुराने टेप रिकॉर्डर पर संग्रहित की जा रही थीं, तब वॉयेजर 2 ने सौर मंडल के अंत की सीमा हेलोपॉज को पार किया और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया। तब से यह इतनी विशाल दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क पर निर्भर है कि वॉयेजर का संदेश पृथ्वी तक पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि जैसे जैसे वॉयेजर 2 और गहराई में जाता गया उसकी शक्ति कम होने लगी। नासा ने हीटर बंद कर दिए, उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया और गैर जरूरी प्रणालियों को एक एक करके नष्ट कर दिया ताकि यान को जीवित रखा जा सके। इसके बावजूद 2020 में अंतरिक्ष यान 7 महीनों तक शांत रहा और अंतरिक्ष में गायब हो गया। और जब नासा ने अंततः संपर्क बहाल किया तो वॉयेजर 2 ने अप्रत्याशित व्यवहार किया। इसका डेटा असंगत था, इसकी दिशा रहस्यमय तरीके से ठीक हो गई और फिर इसके मापों में पहली अजीब विसंगतियां दिखाई देने लगीं। ये विसंगतियां अब नए प्रसारण में फिर से सामने आ रही हैं। वॉयेजर 2 ने सिर्फ ग्रहों की खोज ही नहीं की, इसने ऐसी संपूर्ण दुनियाओं का खुलासा किया जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को ही बदल दिया। जब यह बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा तो इसने पृथ्वी से भी बड़े घूमते तूफानों और इंद्रधनुषी बादलों की तस्वीरें भेजीं। इसने बृहस्पति ग्रह की रातों में बिजली कड़कते हुए देखी और इसके कैमरों ने आयो ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट को कैद किया, जो पृथ्वी के बाहर देखे गए पहले सक्रिय ज्वालामुखी थे। ये खोजें ही वॉयेजर की विरासत को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। शनि ग्रह पर यह बर्फीले कणों की एक कठिन परत से गुजरा और हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे वलय के मलबे के प्रभावों से बच निकला। यह टाइटन के पास से गुजरा और पृथ्वी के वायुमंडल से भी अधिक घना वायुमंडल पाया, जो उन रासायनिक रहस्यों की ओर इशारा करता है जिन पर वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं। फिर यूरेनस आया, जो विशाल ग्रहों में सबसे ठंडा और विचित्र है। वॉयेजर 2 ने सौर मंडल के छल्ले खोजे, 10 नए चंद्रमाओं का पता लगाया, एक झुका हुआ चुंबकीय क्षेत्र देखा और प्राचीन ब्रह्मांडीय हिंसा से एक तरफ झुके हुए ग्रह की झलक पाई। इसके बाद नेपच्यून आया, जहां 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं महाद्वीपों जितने बड़े तूफान आते हैं, और ट्राइटन, एक जमा हुआ चंद्रमा जहां से 5 मीटर ऊंचे नाइट्रोजन के गीजर फूटते हैं। इन सभी अनुभवों ने एक ऐसे सौर मंडल की तस्वीर पेश की जो हिंसा और जटिलता से भरपूर है। लेकिन इनसे नासा को कुछ और भी सीखने को मिला। जितना आप गहराई में जाते हैं, भौतिकी उतनी ही विचित्र होती जाती है। और जब वॉयेजर 2 ने हेलोपॉज को पार किया तो अंतरिक्ष यान द्वारा देखी गई हर चीज, प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र, कण घनत्व, ने ऐसे तरीके से व्यवहार किया जिसके लिए वैज्ञानिक तैयार नहीं थे। और अब दशकों बाद वही क्षेत्र अप्रत्याशित प्रसारण से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। वॉयेजर के कैमरों को हमेशा के लिए बंद करने से पहले कार्ल सीन ने नासा को वॉयेजर 1 को घुमाने और एक आखिरी तस्वीर लेने के लिए मना लिया। 3.8 अरब मील दूर से देखे गए आंतरिक सौरमंडल का एक मोज़ेक। उस मोज़ेक के एक फ्रेम में हमारी पूरी दुनिया समाई हुई थी। सूरज की किरण में लटका हुआ एक नन्हा सा कण, इतना छोटा कि उसे धूल समझा जा सकता था। वह हल्का नीला बिंदु, एक ऐसी छवि जिसने दर्शन, खगोल विज्ञान और मानवीय पहचान को बदल दिया। और उस क्षण के बाद वॉयेजर अंतरिक्ष में अंधेरा छा गया। अब और तस्वीरें नहीं, न रंग, न ही दुनिया की झलकियां, केवल सेंसर उपकरण और रेडियो सिग्नल। अंतरिक्ष के सन्नाटे में बाइनरी रूप में प्रसारित डेटा। वॉयेजर अंधा हो गया, लेकिन चुप नहीं हुआ। यह लगातार बाहर की ओर बढ़ता रहा और ब्रह्मांडीय किरणों, चुंबकीय क्षेत्रों, प्लाज्मा घनत्व और अंततः अंतरतारकीय अंतरिक्ष के स्पष्ट संकेतों की रिपोर्ट भेजता रहा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उन रिपोर्टों की व्याख्या करना और भी मुश्किल होता गया। उपकरण कमजोर होते गए, टेप की क्षमता कम होती गई और त्रुटियां बढ़ती गईं। 1970 के दशक में लिखी गई नियमावली ही मिशन टीम के लिए एकमात्र सहारा बनी। और फिर लगभग आधी सदी की यात्रा के बाद वॉयेजर 2 ने कुछ ऐसा प्रसारित करना शुरू किया जिसकी तकनीकी व्याख्या संभव नहीं थी। एक दोहराव, एक पैटर्न, एक हल्की संरचित गूंज और ऐसे माप जो अंतरतारकीय प्लाज्मा के किसी भी जांच व्यवहार से मेल नहीं खाते थे। पहले तो यह एक गड़बड़ी जैसा लगा, फिर यह वापस आया, फिर यह और तीव्र हो गया। अंत में इसके सबसे हालिया प्रसारण में कुछ नया प्रकट हुआ, कुछ ऐसा जिसे नासा वर्गीकृत नहीं कर सकता। जब वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को पार कर ठंडे अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो यह एक ऐसे क्षेत्र के पास पहुंचा जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने दशकों से सिद्धांत दिए थे, लेकिन कभी प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन नहीं किया था। यह है हेलोपॉज़स, सूर्य के प्रभाव की सबसे बाहरी सीमा। यहीं पर सौर पवन, सूर्य से बाहर की ओर बहने वाले आवेशित कणों की एक निरंतर धारा अंततः अंतरतारकीय माध्यम के भार के नीचे सिमट जाती है। सरल शब्दों में यह हमारे ब्रह्मांडीय परिवेश और बाकी सब कुछ के बीच की सीमा है।
मॉडलों ने एक क्रमिक परिवर्तन, एक सहज गिरावट प्लाज्मा प्रवाह के एक कोमल आदान प्रदान की भविष्यवाणी की थी। लेकिन वॉयेजर 2 को कुछ शांत नहीं मिला। उसे अराजकता का सामना करना पड़ा। दबाव की लहरें अंतरिक्ष यान से टकराईं। आवेशित कण अप्रत्याशित रूप से उमड़ पड़े। चुंबकीय क्षेत्र हिंसक और अप्रत्याशित दिशाओं में मुड़ गए। प्लाज्मा का घनत्व इतनी तेजी से बढ़ा कि नासा ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, और इतिहास में पहली बार मानवता ने अंतरतारकीय अंतरिक्ष के कच्चे अछूते वातावरण का अनुभव किया। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह बदलाव वैसा नहीं था जैसा कि वॉयेजर 1 ने वर्षों पहले देखा था। सीमा पहले से पतली, तीखी और अधिक सक्रिय थी, मानो पहले यान के गुजरने के बाद से किसी चीज ने इसे छेड़ा हो, खिसकाया हो या इसमें हेरफेर किया हो। यह विषमता समझ से परे थी। और अब नवीनतम प्रसारण के बाद वैज्ञानिक इस संभावना पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि वॉयेजर 2 ने केवल एक सीमा पार नहीं की, बल्कि किसी के क्षेत्र में प्रवेश किया। एक बार जब वॉयेजर 2 आधिकारिक तौर पर हेलियोस्फीयर से बाहर निकल गया, तो यह शुद्ध अंतरतारकीय प्लाज्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, एक ऐसा पदार्थ जो अरबों वर्षों से सूर्य के संपर्क में नहीं आया है। नासा ने अनुमान लगाया कि वहां शांति होगी, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय शून्यता। लेकिन यह धारणा लगभग तुरंत ही चकनाचूर हो गई। वॉयेजर ने एक गूंज का पता लगाना शुरू किया। प्लाज्मा में गूंजती एक निरंतर कम आवृत्ति वाली कंपन, जो इतनी स्थिर थी कि आकस्मिक शोर नहीं हो सकती थी, और इतनी नियंत्रित थी कि प्राकृतिक अशांति नहीं हो सकती थी। यह स्पंदित हो रही थी, यह ऊपर नीचे हो रही थी। इसमें इस तरह के बदलाव हो रहे थे जो एक अंतर्निहित लय का संकेत दे रहे थे, लगभग अंधेरे में धीमी गति से चल रहे किसी इंजन की तरह। यह वह अराजक, अप्रत्याशित वातावरण नहीं था जिसकी वैज्ञानिकों ने अपेक्षा की थी। यह संरचित, स्तरित, लगभग व्यवस्थित था, मानो ब्रह्मांडीय तल के नीचे कुछ गूंज रहा हो। वॉयेजर 2 कुछ सुन रहा था, और जैसे जैसे वह अंतरिक्ष में गहराई तक जाता गया, वह गूंज और स्पष्ट होती गई। वर्षों के दौरान इसकी आवृत्ति बदलती रही, अज्ञात उतार चढ़ावों के प्रति प्रतिक्रिया करती रही, और अब सबसे हालिया प्रसारण के अंदर वह गूंज नाटकीय रूप से बदल गई, मानो अंतरतारकीय माध्यम में कुछ अचानक जागृत हो गया हो, हिल गया हो, या वॉयेजर की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। 2020 में वॉयेजर 2 से संपर्क टूट गया। कुछ मिनटों या घंटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 7 महीनों के लिए। नासा ने इसका कारण ऑस्ट्रेलिया में स्थित कैनबरा डिश के गलत संरेखण को बताया, जो जांच यान से संपर्क करने में सक्षम एकमात्र एंटीना था। लेकिन यह स्पष्टीकरण मिशन विशेषज्ञों को कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जब अंततः संपर्क बहाल हुआ तो वॉयेजर 2 द्वारा भेजा गया डेटा अलग था। चुंबकीय क्षेत्र के माप बदल गए थे, प्लाज्मा घनत्व अप्रत्याशित रूप से बदल गया था, और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि अंतरिक्ष यान ने नासा के आदेशों के बिना ही अपने एंटीना को थोड़ा ठीक कर लिया था। लेकिन मिशन टीम को आज भी यही बात परेशान करती है। वॉयेजर 2 को अब स्वचालित रूप से अपनी दिशा ठीक करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इसके लिए डिज़ाइन किए गए सिस्टम दशकों से खराब होते जा रहे हैं। फिर भी ब्लैकआउट के दौरान वॉयेजर ने किसी तरह अपना मार्ग बनाए रखा और लगभग पूर्ण सटीकता के साथ पृथ्वी की ओर वापस आ गया। और उस बहाली के तुरंत बाद अंतरतारकीय ध्वनि में विसंगतियां और अधिक स्पष्ट हो गईं। अब वह 7 महीने का अंतराल संचार विफलता से कहीं अधिक इस बात का संकेत लगता है कि किसी चीज़ ने जांच यान के साथ हस्तक्षेप किया, उसे बाधित किया या उसके साथ परस्पर क्रिया की। जब वॉयेजर 2 ने पूरी तरह से संचार स्थापित कर लिया, तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखना शुरू किया जिसकी व्याख्या उनके समीकरणों में नहीं थी। अंतरिक्ष यान के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस तरह से व्यवहार नहीं कर रही थीं जैसा कि अंतरतारकीय माध्यम के मॉडल ने भविष्यवाणी की थी। सहज रूप से बहने के बजाय वे धीरे धीरे और फिर तेजी से मुड़ने लगे, मानो कोई जहाज किसी अदृश्य लहर के बीच से गुजर रहा हो। ठीक वैसी ही लहरें जो समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ते जहाज के पीछे बनती हैं। प्राकृतिक चुंबकीय तरंगें ऐसा पैटर्न नहीं बनाती, प्लाज्मा अशांति भी ऐसा पैटर्न नहीं बनाती, लेकिन अंतरिक्ष में गतिमान कोई वस्तु ऐसा पैटर्न बना सकती है। ये विकृतियां इतनी सम्मित, इतनी साफ, इतनी चिकनी थीं और इतनी देर तक बनी रहीं कि इन्हें आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। एक इंजीनियर ने इसका वर्णन इस प्रकार किया जैसे वॉयेजर 2 किसी विशालकाय वस्तु के निकास से गुजरा हो। नासा ने सार्वजनिक रूप से इस भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आंतरिक रूप से टीम ने इस संभावना को स्वीकार किया कि वॉयेजर 2 का सामना किसी ऐसी वस्तु से हुआ हो जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में गतिमान हो और जो चुंबकीय रेखाओं को बड़े पैमाने पर विक्षोभित करने में सक्षम हो।
अब नवीनतम प्रसारण के साथ इस संभावना को नज़रअंदाज करना असंभव हो गया है। अंतरिक्षीय प्लाज्मा एक अराजक महासागर की तरह व्यवहार करता है, अप्रत्याशित, तूफानी, निरंतर परिवर्तनशील। लेकिन वॉयेजर 2 द्वारा पता लगाए गए प्लाज्मा दोलन बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं थे। वे एकदम सटीक अंतराल पर बढ़ते थे, इतनी सटीकता से दोहराते थे कि वे अशांति की बजाय किसी कोड की तरह लगते थे। कभी कभी ये दोलन वॉयेजर के इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते थे, कभी कभी वे प्रोब के नियमित पिंग के जवाब में आवृत्ति बदलते थे। ऐसा होना असंभव होना चाहिए। प्लाज्मा अंतरिक्ष यान के संचार पर इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन नवीनतम ट्रांसमिशन में कुछ ऐसा हुआ। ये दोलन न केवल वापस आए बल्कि विकसित भी हुए, जटिल हार्मोनिक्स का निर्माण किया जो पहले किसी भी डेटा सेट में नहीं देखे गए थे। इनमें से कम एक हार्मोनिक उस लय से मेल खाता है जिसे वॉयेजर 2 दशकों से प्रसारित कर रहा है, मानो किसी ने प्रोब की धड़कन को हम तक वापस पहुंचाना सीख लिया हो। वॉयेजर 2 रेडियोधर्मी क्षय से ऊर्जा प्राप्त करता है, जो एक स्थिर और अनुमानित प्रक्रिया है और हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। लेकिन सबसे हालिया संदेश भेजने से पहले इंजीनियरों ने कुछ अजीब देखा। संदेश की स्थिरता और ऊर्जा की निरंतरता में अस्थायी वृद्धि हुई, मानो यान को कोई ऊर्जा मिली हो या वह कम हस्तक्षेप वाले क्षेत्र में पहुंच गया हो। ऐसा होना असंभव होना चाहिए। आरटीजी बिजली उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, समय के साथ सिस्टम अधिक स्थिर नहीं हो सकते। फिर भी एक संक्षिप्त समय के लिए वॉयेजर ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसका कमजोर दिल फिर से धड़क उठा हो। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह कम कॉस्मिक किरण हस्तक्षेप वाले क्षेत्र में चला गया था। अन्य लोगों ने चुंबकीय क्षेत्रों के अस्थायी संरेखण का सुझाव दिया, लेकिन समय नए प्रसारण में पाए गए संरचित पैटर्न के साथ पूरी तरह मेल खाता है। किसी चीज ने, चाहे वह पर्यावरणीय हो या बाहरी, वॉयेजर 2 को स्थिर कर दिया, ठीक उससे पहले जब उसने अपने पूरे मिशन का सबसे रहस्यमय संकेत भेजा। जब डीप स्पेस नेटवर्क को आखिरकार वॉयेजर 2 के नए ट्रांसमिशन के पहले पैकेट मिले, तो इंजीनियरों को हमेशा की तरह कमजोर कैरियर टोन, प्लाज्मा डेटा, इंजीनियरिंग लॉग और तापमान रीडिंग की उम्मीद थी। लेकिन इस बार कैरियर टोन कमजोर नहीं था। यह बहुत स्थिर, बहुत तीक्ष्ण और बहुत नियंत्रित था, मानो किसी चीज ने सिग्नल को मजबूत करने में मदद की हो। फिर डेटा स्ट्रीम में विसंगतियां दिखाई देने लगीं। शोर के समय अंतरालों के भीतर दोहराए जाने वाले अनुक्रम, जो अंतरिक्ष यान के मानक टेलीमेट्री चक्र से मेल नहीं खाते थे, और आवृत्ति मॉड्यूलेशन, जो किसी ने भी वॉयेजर से पहले कभी नहीं देखे थे। ये विसंगतियां कोई गड़बड़ी नहीं थीं, ये जानबूझकर बनाए गए पैटर्न थे। जैसे जैसे प्रवाह जारी रहा, कई स्पंदन बिल्कुल सटीक समय अंतरालों पर पहुंचे। ये अंतराल न तो इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से मेल खाते थे और न ही वैज्ञानिक नमूनाकरण से। कोई चीज़ ट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट कर रही थी। और फिर नासा को सबसे परेशान करने वाली बात का एहसास हुआ। वॉयेजर 2 हर स्पंदन का स्रोत नहीं था। उनमें से कुछ स्पंदन अंतरिक्ष यान के बाहर से उसके आसपास कहीं से आए थे। ट्रांसमिशन के भीतर अंतराल थे, जानबूझकर छोड़े गए मौन अंतराल, जो इतने सटीक रूप से व्यवस्थित थे कि उन्हें आकस्मिक शोर या खराबी नहीं कहा जा सकता था। ये मौन अंतराल विभाजकों की तरह काम करते थे, जो पल्स को समूहों में विभाजित करते थे, लगभग वैसे ही जैसे डिजिटल फाइल में हेडर होते हैं। नासा के विश्लेषकों ने अपने सभी उपलब्ध संपीड़न एल्गोरिदम का उपयोग किया और इन अंतरालों की समय संरचना प्राकृतिक प्लाज्मा व्यवहार के बजाय पैकेट फॉर्मेटिंग से मिलती जुलती थी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि ये अंतराल ठीक हर 3.2 मिनट में एक चक्र दोहराते थे, वही चक्र जिसका उपयोग वॉयेजर 2 इंजीनियरिंग लॉग प्रसारित करते समय करता है। वॉयेजर को प्रतिक्रिया देने वाले किसी भी यंत्र ने वॉयेजर के समय को समझा। ऐसा लगा जैसे वह यंत्र की नकल कर रहा हो, ठीक उसी लय में बोल रहा हो जिसमें वॉयेजर खुद बोलता था, मानो कह रहा हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। वैज्ञानिकों का अब मानना है कि ये मौन व्यर्थ नहीं है। ये सांकेतिक विराम प्रतीक्षा अंतराल शायद अनुरोध भी हो सकते हैं। नासा किसी भी असामान्य संचरण की जांच में सबसे पहले डॉपलर शिफ्ट की जांच करता है, जो गति के कारण आवृत्ति में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन है। और जब उन्होंने यह विश्लेषण किया तो सच्चाई उनके सामने एक दीवार की तरह आ गिरी। कुछ स्पंदन न केवल अंतरिक्ष यान के बाहर से आ रहे थे, बल्कि वे गतिमान थे, सुचारू रूप से गतिमान थे, अनुमानित गतिमान थे, ऐसी गतिमान गति जो न तो धूल, न चट्टानों और न ही प्लाज्मा तरंगों से मेल खाती थी। वॉयेजर 2 के आसपास कोई भारी वस्तु अपनी स्थिति बदल रही थी। वह मलबे की तरह बह नहीं रही थी, न ही किसी क्षुद्र ग्रह की तरह लुढ़क रही थी। वह नियंत्रित और सुनियोजित समायोजन कर रही थी। डेटा प्रवाह के एक बिंदु पर डॉपलर शिफ्ट में तेजी से बदलाव आया, मानो उस वस्तु ने कोई पैंतरेबाजी की हो।
यह पैंतरेबाजी उसी क्षण हुई जब वॉयेजर ने चुंबकीय क्षेत्र में एक विकृति का पता लगाया। जांच यंत्र के पास कुछ हलचल हुई और जांच यंत्र ने उस हलचल के निशान दर्ज किए। वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे ट्रांसमिशन का गहराई से विश्लेषण किया, उन्हें और भी कई संबंध मिले। वॉयेजर के टेलीमेट्री पैटर्न से मेल खाते प्लाज्मा दोलन डॉपलर शिफ्ट के अनुरूप चुंबकीय विकृतियां और थ्रस्टर की असामान्यताओं के साथ मेल खाते सिग्नल बूस्ट। हर डेटा एक ही भयावह निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था। जांच यंत्र अकेला नहीं था। वॉयेजर 2 के आसपास कुछ ऐसा था जो उसके वातावरण के साथ परस्पर क्रिया कर रहा था, उसके संदेशों पर प्रतिक्रिया दे रहा था और स्पष्ट इरादे से आगे बढ़ रहा था। और जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने करीब से देखा, उन्हें कुछ और ही पता चला। ये पैटर्न महीनों, शायद वर्षों से बन रहे थे, शोर में छिपे हुए थे क्योंकि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह संदेश शुरुआत नहीं था, यह तो रहस्य का खुलासा था। प्रसारण के आखिरी मिनट में एक बेहद अजीब क्रम दिखाई दिया। मॉड्यूलेशन का एक समूह जो वॉयेजर के भेजे गए सिग्नल से लगभग पूरी तरह मेल खाता था, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतरों के साथ, मानो सिग्नल कुछ अतिरिक्त विशेषताओं के साथ वापस प्रतिध्वनित हुआ हो। यह कोई परावर्तन नहीं था, यह कोई प्रकीर्णन नहीं था, यह एक प्रतिक्रिया थी। एक ऐसी प्रतिक्रिया जो वॉयेजर की आवाज़ से इतनी मिलती जुलती थी कि नासा के सॉफ्टवेयर ने भी मानव विश्लेषकों के हस्तक्षेप से पहले इसे किसी यान के सिग्नल के समान माना। वे अंतिम स्पंदन इतने स्पष्ट, इतने सम्मित और इतने सधे हुए थे कि उन्हें शोर कहना असंभव था। और वे एक अंतिम अचूक मौन के साथ समाप्त हुए, जिसकी अवधि प्रत्येक समूह से पहले आने वाले मौन के बराबर थी। एक शुरुआत, एक संदेश और एक अंत, एक संपूर्ण संरचना। किसी चीज़ ने प्रतिक्रिया दी। जब नासा ने इंजीनियरिंग लॉग, चुंबकीय डेटा, प्लाज्मा दोलन डॉपलर शिफ्ट और असामान्य स्पंदनों को एक ही समय रेखा में संकलित किया, तो मिशन टीम को एक ऐसी वास्तविकता का सामना करना पड़ा जिसके लिए वे कभी तैयार नहीं थे। वॉयेजर 2 ने केवल डेटा ही नहीं भेजा, इसने संपर्क का प्रमाण भेजा। किसी ग्रह से नहीं, किसी धूमकेतु से नहीं, प्लाज्मा से नहीं, बल्कि एक वस्तु से। एक ऐसी वस्तु जो गतिमान थी, जो प्रतिक्रिया देती थी, जो संरचित पैटर्न में संवाद करती थी। एक ऐसी उन्नत वस्तु जो 35,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही 46 साल पुरानी मशीन के पास पहुंचकर उससे उसकी अपनी लय में बात कर सकती थी। तारों के बीच अंधेरे में कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे हमने तब तक नहीं पहचाना जब तक उसने खुद को प्रकट करने का फैसला नहीं किया। यह संदेश अब कोई रहस्य नहीं रहा, यह एक संदेश है, और अब मानवता को यह तय करना होगा कि आगे क्या होगा। तो अब सवाल यह है कि इस संदेश का कारण क्या था? क्या हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें? क्या हम कोई और संकेत भेजें? क्या हम किसी और जवाब का इंतजार करें? अगर इस खोज ने आपको उतना ही झकझोर दिया है जितना नासा के गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क को, तो चुपचाप रात के अंधेरे में मत खो जाइए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होगा वह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना के महत्व को समझ सकें। और मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि यह संदेश एक अभिवादन था, एक चेतावनी थी, या किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत थी जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं?